औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं डॉक्टर उस्मान हैदर काज़मी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज बाय डॉक्टर उस्मान काज़मी। आज की इस वीडियो में हम जिस डिज़ीज़ का जिक्र करेंगे वो है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी जैसा कि आप जानते हैं कि एक क्रॉनिक इलनेस है। शायद ही कोई एडल्ट पाकिस्तान में ऐसा हो जो हेपेटाइटिस बी से वाकिफ़ ना हो, और हर शख्स ने हेपेटाइटिस बी के मरीज़ देखे हुए हैं और पता है कि कितनी ये लीथल डिज़ीज़ है। आज हम इसके टॉपिक को इंशाअल्लाह मुकम्मल डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको मुकम्मल तौर पर समझने के लिए डेप्थ में जाना लाजमी है। इसलिए हमने आज इस टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसका सबसे पहले इसका ओवरव्यू, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स कौन कौन से हैं, हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं, इसकी लैब फाइंडिंग्स आपसे शेयर की जाएंगी, और इसके अलावा लैब्स में इस्तेमाल होने वाले इसके एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ भी आपसे इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस की जाएंगे। तो आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हेपेटाइटिस बी का वायरस डीएनए वायरस है और इसकी 10 मुख्तलिफ जीनोटाइप्स हैं, जिनकी वजह से हेपेटाइटिस बी मुख्तलिफ मरीज़ों में एंटीवायरल थेरापी का रिस्पांस मुख्तलिफ होता है। ये आम तौर पर खून से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। उसके अलावा अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी एक शख्स से दूसरे शख्स में ये मुंतकिल होता है। हेपेटाइटिस बी वाली माएँ दौरान डिलीवरी अपने पैदा होने वाले नवमौलूद बच्चे को ये जरासीम मुंतकिल कर देती हैं और इन बच्चों में क्रॉनिक इन्फेक्शन के चांसेस 90% से भी ज़्यादा होते हैं। 1992 से यूनिवर्सल वैक्सीनेशन की वजह से 18 साल से कम उम्र अफराद में ये वायरस कम हो गया है। किन अफराद में इस बीमारी का ख़तरा ज़्यादा होता है या हाई रिस्क पॉपुलेशन कौन सी है? जाहिर है सबसे पहले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पेशेंट्स एंड स्टाफ ऑफ हीमोडायलिसिस यूनिट्स, डेंटिस्ट्स, नर्सेस, पैथोलॉजी लैब वर्कर्स, ये तमाम अफराद हाई रिस्क लोग हैं और इन तमाम की स्क्रीनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। अब आपसे शेयर करते हैं इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 हफ्ते से 6 माह तक होता है। हेपेटाइटिस ए की इब्तदाई अलामात बहुत स्लो होती हैं और अमीनो ट्रांसफेरेज़ का लेवल हेपेटाइटिस ए की निस्बत अक्सर बहुत ज़्यादा होता है। एक्यूट लीवर फेलियर लेस दैन 1% विद ए मोर्टेलिटी रेट अप टू 60%। एक्यूट हेपेटाइटिस बी होने के बाद आम तौर पर नॉर्मल लोगों में से सिर्फ 1 से 2% लोगों में इसका वायरस उनके जिस्म में रह जाता है, मगर बच्चों और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज एडल्ट्स में इसकी बहुत ज़्यादा परसेंटेज क्रॉनिक स्टेज में चली जाती है। बहुत से वो अफराद जिनको बचपन ही से हेपेटाइटिस बी का वायरस लग गया था, इनको हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा और सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इनमें अक्सर तादाद मर्दों की होती है। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की। वायरल हेपेटाइटिस की क्लिनिकल पिक्चर निहायत वेरिएबल होती है, जो कि एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन से, जिसमें जॉन्डिस से लेकर एक्यूट लीवर फेलियर तक हो सकता है, जिसमें कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती है। इसकी इब्तिदा हेपेटाइटिस ए की तरह तेज़ भी हो सकती है और स्लो भी। इसमें आम तौर पर हल्का सा बुखार होता है। एक्यूट इलनेस आम तौर पर 2 से 3 हफ्तों में ख़त्म हो जाती है और लेबॉरेटरी टेस्ट में भी ठीक हो जाती है, लेकिन 1% से कम लोगों में एक्यूट लीवर फेलियर हो जाता है और बाकी परसेंटेज को क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो जाता है। बात करते चलें इसकी लैब फाइंडिंग्स की। इसकी लैब फाइंडिंग्स भी आम तौर पर हेपेटाइटिस ए की तरह होती है, जो कि हमने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था इन डिटेल। लेकिन अमीनो ट्रांसफरेज लेवल्स हेपेटाइटिस ए के मुकाबले में और भी ज़्यादा हाई होते हैं। जिन मरीज़ों में
प्रोथ्रम्बिन टाइम ज़्यादा हो जाता है, उनमें अमवात की शरह भी ज़्यादा होती है। अब आपको बताते हैं कि इन एंटीजेंस और एंटीबॉडीज़ में से सबसे पहले हम कौन से टेस्ट करवाते हैं और कौन कौन से एंटीजेंस एंटीबॉडीज़ हम यूज़ करते हैं लैब में इसके प्रोग्नोसिस के लिए। सबसे पहले HBsAg टेस्ट किया जाता है। अगर ये 6 माह से ज़्यादा अरसा टेस्ट में आता रहे तो इसका मतलब है कि मरीज़ क्रॉनिक स्टेज में चला गया है। नंबर 2, anti-HBs। इसका मतलब ये होता है कि वैक्सीन हो गई है या मरीज़ को पहले इन्फेक्शन हुआ था और अब मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया है। नंबर 3, anti-HBc। इसके 2 मार्कर्स हैं, IgM और IgG। अगर anti-HBc IgM है तो इट शोज़ न्यू इन्फेक्शन, के मरीज़ को नया इन्फेक्शन हुआ है। और अगर anti-HBc IgG मार्कर हो तो इट शोज़ पास्ट इन्फेक्शन, के मरीज़ को माजी में इन्फेक्शन हुआ था। IgG आम तौर पर लाइफ लॉन्ग ब्लड में प्रेजेंट रहता है। चौथा नंबर है HBeAg। इट इंडिकेट्स वायरल रेप्लिकेशंस, यानी इसका मतलब है अगर ये ब्लड में मौजूद हो तो इट मीन्स के वायरस अभी रेप्लिकेट कर रहा है और मरीज़ इंतहाई ख़तरे की हालत में है। अगर ये 3 माह से ज़्यादा खून में मौजूद हो तो इसका मतलब है कि हेपेटाइटिस बी क्रॉनिक हो गया है। इसके गायब होने के बाद anti-HBe ज़ाहिर होता है, जिसका मतलब है कि इन्फेक्टिविटी कम हो गई है और वायरल रेप्लिकेशन भी ख़त्म हो गई है। फिफ्थ वन इज़ HBV-DNA। HBV-DNA shows circulating and replicating virus। HBV-DNA वायरल रेप्लिकेशन का डायरेक्ट इंडिकेटर है और PCR भी हम इसी का करवाते हैं और PCR में हम इसकी मिकदार देखते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक हमारा पसंद आया होगा। हेपेटाइटिस बी की सेकंड वीडियो हम जल्द लॉन्च करेंगे, जिसमें मज़ीद आपको इसका रिमेनिंग पार्ट बताया जाएगा, जो कि शामिल है उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस, प्रिवेंशन ऑफ हेपेटाइटिस बी, व्हाट शुड बी डन फॉर एक्सपोज पर्सन्स, उसकी वैक्सीनेशन, ट्रीटमेंट और हेपेटाइटिस बी की प्रोग्नोसिस। इस आखिरी दुआ के साथ कि अल्लाह आपका और हमारा हामी व नासिर हो। हमारे चैनल पर आने वाले नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके और आप अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रख सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक दुआओं में मुझे शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।